हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम हर जुडिशरी के एग्जाम में आता है और आज के इस वीडियो में मैं जो बताऊंगा वो बिल्कुल मेन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि अगर मेन में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कैसे लिखना है। इसीलिए मैं चाहता तो इन सारे टॉपिक्स को एक ही वीडियो में कवर कर देता, लेकिन फॉर द मेन पॉइंट ऑफ व्यू कोई चीज मिस ना हो, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा पार्ट बाय पार्ट बनाऊंगा जिससे कि आपको मेंस का प्रिपरेशन आपका साथ साथ हो सके। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने एम के लीगल शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे नए नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। फ्रेंड्स, अगर सब्सक्रिप्शन बढ़ता है तो वीडियो बनाने का मोटिवेशन लेवल भी उसके साथ साथ बढ़ता है। चलिए देखिए, आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, आज हम रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन, आपने इन तीनों के बारे में सुना होगा, लेकिन हम इनकी बात करेंगे आज भारतीय सिविल प्रक्रिया के तहत, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में इसका प्रोविजन कहाँ दिया गया है? सेक्शन 113 में रेफरेंस है, 114 में आपका रिव्यू है और 115 में आपका रिवीजन है। ऑर्डर 46 एंड 47 सिर्फ रेफरेंस और आपका रिव्यू का ही ऑर्डर है, रिवीजन के लिए कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ज्यादा बड़े ऑर्डर नहीं है। इसको हम पार्ट बाय पार्ट इसलिए कर रहे हैं सो दैट कि आप मेंस की तैयारी कर सकें। तो आज हमारा ये पहला वीडियो है और इसमें हम सिर्फ रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू के बारे में बात करेंगे और उससे नेक्स्ट में रिवीजन के बारे में बात करेंगे, सो दैट कि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट एरिया इससे मिस ना हो। चलिए आगे देखते हैं। पार्ट 8 जो है सीपीसी का, वो रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन की बात करता है। रेफरेंस सेक्शन 113 एंड ऑर्डर 46 में इसका प्रोसीजर दिया गया है, 113 में इसका सब्सटेंटिव पार्ट है और 46 में इसका प्रोसीजरल पार्ट है। रिव्यू जो है ये सेक्शन 114 में और इसका ऑर्डर 47 दिया गया है। रिवीजन के लिए अगर हम बात कर ले तो कोई भी ऑर्डर नहीं दिया गया है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ बात करूँ रेफरेंस की तो है सिविल केस में, ये सिविल केस में सीपीसी में प्रोविजन यहाँ है, लेकिन अगर हम क्रिमिनल केस की सीआरपीसी को भी साथ साथ रेफर करना है, इंटरलिंक हमें हमेशा करना है, तो जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी में कहाँ दिया गया है? सेक्शन 395 में। अगर सेक्शन 395 पढ़ेंगे तो वहां पे आपको रेफरेंस के बारे में बताया गया है। जो रिव्यू है ये आपका सीआरपीसी में नहीं होता है, क्रिमिनल केसेस में रिव्यू नहीं होता है, वहां सिर्फ रिवीजन होता है। और 396 ऑफ सीआरपीसी, कौन सा सेक्शन? 396 ऑफ सीआरपीसी, जो कि बात करता है डिस्पोजल ऑफ केस अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि रिवीजन की बात करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सीआरपीसी का हो गया। आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में इसके बारे में बात करेंगे। सेक्शन 113 क्या कहता है, पहले हम बेरक लैंग्वेज को समझते हैं एक बार। देखिए, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, एनी कोर्ट मे स्टेट अ केस एंड रेफर द सेम फॉर द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट एंड द हाई कोर्ट मे मेक सच ऑर्डर देयर ऑन एज थिंग्स फिट। ठीक है, सबसे पहली बात तो कौन करेगा? कोर्ट करेगा। रेफरेंस हमेशा कोर्ट करता है, सबॉर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट को करता है। ये वीडियो देखने के बाद फ्रेंड्स, मैं आपसे बेट कर सकता हूं इस बात के लिए कि आप रेफरेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके पास नहीं रहेगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे कहता है कि किसी भी कंडीशन के तहत कोई भी कोर्ट हायर कोर्ट को पूछ सकता है। एक प्रोवाइजो उसने यहाँ पे दिया है कि जहाँ पे कोर्ट सेटिस्फाई है कि केस जो पेंडिंग है उसके सामने, इसमें कोई क्वेश्चन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन आ गया है, कोई क्वेश्चन अराइज हुआ है जो वैलिडिटी के बारे में बात करता है, किसी भी एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन के बारे में, और एनी प्रोविजन कंटेंट इन एक्ट, या तो उस एक्ट और ऑर्डिनेंस रेगुलेशन में कोई प्रोविजन दिया गया है उसके बारे में कोई क्वेश्चन है, या उस पूरे एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन की ही वैलिडिटी के बारे में कोई क्वेश्चन है, तो भाई ऐसा जो जरूरी है उस केस का निपटारा करने के लिए, भाई ये पता लगेगा तभी कर पाएंगे। तो इस केस में क्या होगा कि कोर्ट जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, किसी भी पेंडिंग सूट के मामले में, अपील के मामले में, या कोई ऐसी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है जो उसके सामने पेंडिंग है, तो उसकी जो एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन है उसकी वैलिडिटी के लिए, उसके प्रोविजन के वैलिडिटी के लिए हाई कोर्ट को रेफरेंस के लिए भेज सकता है। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि रेफरेंस तब भेजा जाता है जब कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है, जब सबऑर्डिनेट कोर्ट को लगता है कि भाई टू डिसाइड अ केस,
बिकॉज जस्टिस शुड नेवर बी डिफीटेड। तो जस्टिस को पैरामाउंट माना गया है, तो फॉर द सेक ऑफ जस्टिस अगर उसे कहीं भी लगता है कि भाई एक अच्छा डिसीजन नहीं आ पाएगा अगर इसकी वैलिडिटी नहीं हुई, तो वो हाई कोर्ट को भेजता है। इसमें जो रेगुलेशंस का मतलब है, ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जो बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास कोड ऑफ रेगुलेशन है, वो भी यहाँ पे जनरल क्लॉज एक्ट में बताया गया वही रेगुलेशन है यहाँ पे। चलिए अभी ऑर्डर 46 इसका सब्सटेंटिव पार्ट था। अब इसके ऑर्डर को देखते हैं। यहाँ टोटल 7 रूल दिए गए हैं, रूल 1 से रूल 7 तक। रूल 1 यहाँ पे कहता है कि रेफरेंस ऑफ द क्वेश्चन टू द हाई कोर्ट। देखिए ये बात करता है कंडीशंस की कि किन किन कंडीशन के ऊपर रेफरेंस किया जा सकता है, कब जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है भेज सकता है। तो आप यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है वो रखनी है कि ये पेंडिंग सूट में भेजा जाता है, पेंडिंग अपील में, या फिर किसी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग जो पेंडिंग चल रही है उसमें भेज सकते हैं। डिसाइड होने के बाद कभी ये नहीं जाता है। रूल 2 यहाँ बात करता है कि कोर्ट जो है एक डिक्री पास कर सकता है या ऑर्डर पास कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंटिजेंट अपॉन दी डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, कि भाई ठीक है हम ये डिग्री दे देते हैं ए को बी के फेवर में, जिसके फेवर में देनी है, लेकिन जो हाई कोर्ट के पास हमने क्वेश्चन भेजा है उनका डिसीजन आने के बाद जो इम्पैक्ट पड़ेगा उस हिसाब से इसको हम लागू कर देंगे। जो रूल 3 कहता है वो कहता है कि जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट टू बी ट्रांसमिटेड एंड केस डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंगली। देखिए रूल 3 बात करता है ड्यूटीज ऑफ द हाई कोर्ट की, कि हाई कोर्ट जो क्वेश्चंस को सुनने के बाद, ठीक है, उनका जो डिसीजन उसको देना है, रिफ्यूज करना है, अमेंडमेंट के लिए वापस भेजना है, जो भी उसका डिस्पोजल है वो करने के बाद वो वापस रेफरिंग कोर्ट को ही भेजता है, और डिसीजन जो देगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ वो आपका रेफरिंग कोर्ट को ही डिसीजन देना है। रूल 4 की बात कर लेते हैं। ये कॉस्ट ऑफ रेफरेंस टू दी हाई कोर्ट की बात करता है कि भी ठीक है तो कॉस्ट कौन देगा। देखिए तो कॉस्ट जो है, जो आपने ऑर्डर 20A में जैसे कॉस्ट पढ़ा था, तो कोर्ट इसके कॉस्ट भी केस के कॉस्ट ही माने जाएंगे। रूल 4A यहाँ पे इंसर्ट किया गया था, ठीक है, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 1951 में इंसर्ट हुआ है यहाँ पे, कि भाई जो प्रोवाइजो दे रखा है उसके हिसाब से रेफरेंस कैसे होगा, तो उसका प्रोविजन 4A में है। उसके बाद हम चलते हैं देखिए अपने रूल 5 के ऊपर भी, पावर टू अल्टर एटसेट्रा डिग्री ऑफ कोर्ट मेकिंग द रेफरेंस। ठीक है भाई, पावर क्या होगी किसी को अल्टर करने की। देखिए जब कोई भी केस रेफर किया जाता है हाई कोर्ट को, हमने कैसे रेफर किया, जो कंडीशंस हमें रूल 1 ने बताई हैं, तो हाई कोर्ट क्या करेगा। देखिए कभी कभी आ जाता है कि हाई कोर्ट किस नियम के तहत अमेंडमेंट के लिए वापस भेज सकता है रेफरेंस को, तो ऑर्डर 46 रूल 5 में यही बात की गई है कि हाई कोर्ट क्या कर सकता है, अमेंडमेंट के लिए वापस भेज सकता है। ठीक है, वो भाई अल्टर कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है डिक्री को, ठीक है, जिसके उस बिहाफ पे वो रेफरेंस भेजा गया था। तो यहाँ पे ये बात आ जाती है, जिसको हम डिटेल में भी समझेंगे। रूल 6 कहता है कि पावर टू रेफर टू हाई कोर्ट क्वेश्चन एज टू जुरिडिक्शन इन स्मॉल कॉजेज। ठीक है भाई, ये बात करता है कि जो जहां पे जजमेंट से पहले, ठीक है, कोर्ट में को जो डाउट्स क्रिएट होते हैं और सूट जो है वो स्मॉल कॉज कोर्ट के द्वारा कॉग्निजेबल है, यानी कि कॉग्निजेंस कौन ले सकता है, स्मॉल कोर्ट ले सकती हैं। तो ये उसके बारे में बात करता है कि वो उसका रेफरेंस कैसे किया जाएगा। रूल 7 कहता है कि पावर टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू सबमिट रिवीजन प्रोसीडिंग हैड अंडर मिस्टेक टू जुरिडिक्शन इन दी स्मॉल कॉजेज। तो रूल 6 और 7 आपके स्मॉल कॉज कोर्ट की बात करते हैं। अभी देखिए हम एक बार रेफरेंस को अच्छे से समझते हैं। हमने बात की कि रूल 1 ने भाई यहाँ पे कुछ क्या बताई है, आपको कंडीशंस बताई हैं, तो कंडीशंस क्या क्या होंगे वो देखते हैं। ये कंडीशन फॉर रेफरेंस कब भेज सकते हैं, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल इसमें इसके कहते हैं ना कि कीवर्ड्स जो हैं यहाँ पे मैंने उनको बोल्ड और इटैलिक कर दिया है, उनको आप अपने पेयर एक्ट में हाईलाइट कर लें। देयर मस्ट बी पेंडिंग सूट और अपील इन विच डिक्री इज नॉट सब्जेक्ट टू अपील और पेंडिंग प्रोसीडिंग इन एग्जीक्यूशन ऑफ सच डिक्री। देखिए मैक्सिमम होता क्या है ये, कि जो नॉन अपीलेबल केसेज होते हैं, इन दी नॉन अपीलेबल केसेज, ये जो आपका ट्रायल कोर्ट है, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस है, वो आप पे भेजता है किस चीज के लिए, रेफरेंस के लिए भेजता है। क्योंकि वहां पे जो भी आपका रीजनेबल डाउट अराइज हुआ है, तो भाई ताकि कोई ऐसा एरर ना हो जाए जजमेंट में, तो टू अवॉइड द कमीशन ऑफ एन एरर, जो बाद में जो है जिसको
हम अल्टर नहीं कर सकते हो भाई, एक अपील नॉन अपीलेबल केस है, यहीं पे अगर प्रॉब्लम होगी तो बाद में अपील हो नहीं सकती, तो वहां पे जस्टिस डिफीट हो जाएगा। तो टू अवॉइड दोज एरर्स, ठीक है, तो ये भेजा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि कब भेजा जाता है, पेंडिंग सूट, पेंडिंग अपील, और जिसमें जिसके लिए डिक्री सब्जेक्ट टू अपील, ठीक है, और पेंडिंग प्रोसीडिंग इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में। दूसरा है कि यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ आना चाहिए भाई, ऐसा नहीं है कि फैक्ट्स के ऊपर रेफरेंस नहीं होता है, देयर मस्ट बी ए क्वेश्चन ऑफ लॉ मस्ट अराइज इन कोर्स ऑफ सच अपील, सूट और प्रोसीडिंग। और जो कोर्ट है जो ट्राइंग द सूट और अपील और एग्जीक्यूटिंग डिक्री, उसमें जो जज साहब बैठे हैं उनको एक रीजनेबल डाउट होना चाहिए उस क्वेश्चन के ऊपर। माय डियर फ्रेंड्स, ये रीजनेबल डाउट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए रेफरेंस कैन बी मेड ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ ओनली, ये हमने बात कर ली है। तो जो जज साहब ट्राई कर रहे हैं उनको जब तक रीजनेबल डाउट नहीं आएगा नहीं जाएगा, क्योंकि जब वो भेजेंगे तो उसमें वो स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस भेजते हैं, उसके बाद वो क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करते हैं जो उनके, और उसमें अपना ओपिनियन भी देते हैं साथ में। चलिए, अब बात आती है कि भाई कौन अप्लाई कर सकता है रेफरेंस के लिए। देखिए, यहाँ पे कोई इंडिविजुअल रेफरेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, किसी पार्टी का राइट नहीं है ये सिर्फ कोर्ट की एक पावर है जिसके तहत रेफरेंस किया जा सकता है। तो ओनली कोर्ट कैन रेफर अ केस ईदर ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ अ पार्टी और सुमोटो। कोर्ट में पार्टी एप्लीकेशन दे सकती है कि जी आप रेफरेंस के लिए भेज दो, लेकिन रेफरेंस तो हाई कोर्ट में होता है, पार्टी डायरेक्ट हाई कोर्ट को नहीं दे कह सकते कि जी मेरा रेफरेंस ले लो आप, ठीक है, ये उसी कोर्ट को जाता है जो कोर्ट उसको ट्राई कर रहा है, वो भेजता है हाई कोर्ट को। दूसरी चीज, एक मैं केस बड़ा इंपॉर्टेंट, इस केस को नोट कर ले माय डियर फ्रेंड्स, दिल्ली फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस राम प्रसाद। देखिए, आपने ऊपर स्टेटमेंट में भी क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा कि कोर्ट, तो ये कोर्ट क्या है, व्हाट इज कोर्ट। तो इस केस में बताया गया कोर्ट क्या है। कोर्ट मीन्स अ कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेचर, और जो ट्रिब्यूनल्स होती हैं दे आर कैन नॉट बी सेड टू बी ए कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स को आप कोर्ट नहीं कह सकते, एंड नो रेफरेंस कैन बी मेड बाय देम। तो ट्रिब्यूनल से रिलेटेड अगर आता है तो केस लॉ भी याद रखें और इस फैक्ट को भी आप याद रखें। ऐसी चीजों को ना अपने बेर एक्ट में नोट करते हुए चलें। फ्रेंड्स देखिए, वीडियो जब भी आप देखते हैं, आप वीडियो सुन लेते हैं, फिर आप मतलब उसके बाद उसको रिवाइज नहीं करते, रिवाइज जरूर करना। जैसे आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के तुरंत बाद अपने बेर एक्ट को फिर से रिवाइज करें, और 24 आवर के अंदर जो आपने आज पढ़ा उसको कल रिवाइज करें, फिर उसको एटलीस्ट 3 to 4 डेज में फिर से रिवाइज करें। तो इस तरह से चीजें आपके अंदर मेमोरी में होती रहेंगी। ये सारे सारे जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ, ये फैक्ट आप अपने मेंस के क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं कि भी जो रेफरिंग कोर्ट है उसका क्या रोल है। ठीक है, क्वेश्चन तो अराइज हो गया। तो देखिए, जो रेफरिंग कोर्ट है वो क्या करेगा, फैक्ट ऑफ द केस बनाए लिखेगा, मेमोरेंडम रेडी करेगा भेजने के लिए, क्वेश्चन फॉर्मुलेट करेगा जिसके ऊपर उसको कोर्ट का ओपिनियन चाहिए, यानी कि जिन क्वेश्चन ऑफ लॉ पे उसको रीजनेबल डाउट आया है, ठीक है, और उसका खुद का ओपिनियन क्या है वो भी वहां पे बताएगा वो, ये यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली चीज क्या है कि इट मे स्टे दी प्रोसीडिंग। भाई देखिए, आपका रूल 246 का यही कहता है कि या तो प्रोसीडिंग पे स्टे लग जाएगा या डिक्री पास कर देगा कंटिजेंट अपॉन सच डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, अभी जो हाई कोर्ट डिसीजन देगा उसके हिसाब से इसमें हम डिसीजन दे देंगे बाद में। नाउ वी अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द हाई कोर्ट। भी व्हाट इज द रोल ऑफ हाई कोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जुरिडिक्शन कौन सा आ जाता है, जुरिडिक्शन जो है यहाँ पे कंसल्टेटिव है, किसका, हाई कोर्ट का, क्योंकि वो कंसल्टेशन दे रहा है वहां पे, तो कंसल्टेटिव जुरिडिक्शन में है यहाँ पे। और हाई कोर्ट क्वेश्चंस के आंसर देगा और उसको वापस भेज देगा, किसको, रेफरिंग कोर्ट को, कि भाई ठीक है मैंने इसका आंसर दे दिए हैं, इसके हिसाब से ये है, वैलिड है नहीं है, जो भी उसको उचित लगता है, और उसको बोलता है कि ठीक है मैंने आपको वापस भेज दिया, अब आप एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ सूट को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल डिस्पोजल के लिए भेज दिया। अब भाई क्या वो मना भी कर सकता है, यस इट मे रिफ्यूज टू आंसर, कि ठीक है मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, और इतना ही नहीं, इट में क्वेश द रेफरेंस, वो रेफरेंस को कैंसिल ही कर देगा कि नहीं गलत डाउट है तुम्हारा, रेफरेंस को वो कैंसिल भी कर सकता है, क्वेश कर सकता है। यहां तक आपने पूरे रेफरेंस को समझ लिया कि रेफरेंस होता क्या है। रेफरेंस हमेशा सबऑर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट को करते हैं, ये पार्टी की एप्लीकेशन पर भी कर सकते हैं और सुओ मोटो भी कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे ये पेंडिंग सूट, पेंडिंग अपील्स और पेंडिंग एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में ही होता है।
तो देखिए जब रेफरेंस होता है तो हमने कहा कि नॉन अपीलेबल केसेज में ज्यादातर होता है, सो दैट की जो एरर है इन जजमेंट वो उसको प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, क्योंकि बाद में तो अपील तो कर नहीं सकता इंडिविजुअल। तो ठीक है, तो भाई अपील और रेफरेंस में क्या डिफरेंस आया? कहीं ना कहीं जब हाई कोर्ट को डिसाइड करना तो उसमें अपील का प्रोविजन भी दे सकते थे। तो अब हम समझते हैं कि डिफरेंस बिटवीन अपील एंड रेफरेंस। सो देखिए यहाँ डिफरेंस को समझने के लिए अपील क्या है, इट इज अ राइट ऑफ सूटर, जो मुकदमा करने वाला है उसका ये अधिकार है यहाँ पे। जबकि रेफरेंस क्या है, ये पावर ऑफ द कोर्ट है विच इज वेस्टेड इन द कोर्ट, इट इज अ पावर वेस्टेड इन द कोर्ट। अपील क्या है, इसको देखिए सुपीरियर कोर्ट में कर सकते हैं, तो दैट मे बी अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दैट मे बी अ हाई कोर्ट। तो जरूरी नहीं है कि वो हाई कोर्ट ही हो, लेकिन रेफरेंस में ऐसा नहीं होता है। रेफरेंस कैन बी मेड ओनली टू दी हाई कोर्ट। ग्राउंड्स ऑफ अपील जो है बहुत वाइडर होते हैं, जिसके लिए बारे में हम पढ़ते हैं सेक्शन 96 से 112 तक। उसके बाद आपका ऑर्डर 41 पढ़ते हैं हम, 42 43, तो 45 तक हम अपील्स के बारे में पढ़ते हैं। जबकि जो आपके रेफरेंस के ग्राउंड है वो बहुत ज्यादा वाइडर नहीं है इन कंपैरिजन टू दी अपील। अगला डिफरेंस यहां हो जाता है कि अपील इज मेड आफ्टर डिक्री और ऑर्डर पास। भाई अपील कब करेंगे? जब किसी के डिसीजन से आप खुश नहीं है, डिक्री आ गई है मुकदमे का, एक कोर्ट ने निपटारा कर दिया, आपको अच्छा नहीं लगा, आप सुपीरियर कोर्ट में चले गए। लेकिन भैया रेफरेंस तो हमेशा ही पेंडिंग सूट, पेंडिंग अपील और पेंडिंग एग्जीक्यूशन डिक्री में ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। यही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं आपके जो जरूरी हैं आपके रेफरेंस के लिए। डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके कोई भी डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करें, और कम से कम लाइक जरूर कर दिया करें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है वीडियो तो यू आर फ्री टू डिसलाइक, बट कुछ ना कुछ अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। इससे जो वीडियो बनते हैं उससे पता लगता है हमें कि हमें इम्प्रूवमेंट की कितनी ज़रूरत है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल तो आई होप आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। आप मेल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं mklegalshiksha@gmail.com, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। अभी एमपी के भी जब आप एग्जाम के बाद हमने बहुत सारा क्वेश्चन पोल वहाँ पे किया था, जिससे स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट मिला था, और स्टूडेंट्स ने हमें बहुत प्यार भी दिया टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो आई रिक्वेस्ट कि आप इसको जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी शेयर होता है, जिससे आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द रिव्यू। तब तक के लिए जय हिंद।